लीव एनकैशमेंट। वॉइस क्लियर है? सभी बता दीजिए मुझे। वॉइस ओके? क्लियर? ओके, चलिए आज का रिटायरमेंट वाले का लास्ट टॉपिक मान के चलो, ये दैट इज लीव एनकैशमेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लीव एनकैशमेंट होता क्या है। आप जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, या आप अभी कहीं जॉब करोगे ना, जब जॉब पे जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन आप जॉब कहीं भी ज्वाइन करोगे, तो जब आप जॉब ज्वाइन करोगे ना उस सिचुएशन में आपकी नौकरी होगी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, ये मिनिमम टाइम है। अदरवाइज सुबह 10 से लेके शाम को 8 भी बज सकते हैं, 10 से लेके शाम को 7 भी बज सकते हैं, कई बार लेट भी हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स टाइम होता है हमारा 10 से लेके 6 बजे तक का, जब हम जॉब करेंगे। तो जैसे ही हम ये जॉब करेंगे और ये मेरा डेली का काम होगा, रोज का, और हमारी छुट्टी होगी कब? संडे। हमारी छुट्टी होगी संडे। और संडे वाले दिन भी जब हमारी छुट्टी होगी तो हम बड़ा अफसोस, सुबह तो बहुत अच्छा लगेगा, शाम को बड़ा अफसोस होगा, यार कल फिर से नौकरी पे जानी है। और ये सिलसिला पूरे जीवन भर चलेगा। कई बार आप क्या होगे, बीमार भी पड़ जाओगे, कई बार आपको कोई इमरजेंसी वर्क भी आ जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है आपको संडे को ही आए, और अदर डे पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको किसी अदर डे पे आ गया, कहीं घूमने जाना पड़ा, तो अगर आप रेगुलर काम करते हो ना, रेगुलर एकदम लगातार सेम, तो मानना है जितने भी प्रोफेसर जिन्होंने स्टडी किया है लेबर के ऊपर, उनका ये मानना है कि उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। उनको थोड़ा सा ताजगी दो, थोड़ा सा उनको माइंड फ्रेश करने का टाइम दो, और उससे क्या होगा, वो फिर से बहुत अच्छे स्पीड में काम करेंगे। जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो 10 दिन का ब्रेक मिल जाए तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन हालांकि 10 दिन का ब्रेक मिलने के बाद हमारी स्पीड घट जाती है, बढ़ती तो नहीं है। डेट शीट अगर 10 दिन एक्सटेंड हो जाता है तो हम आराम करने लग जाते हैं, यार 10 दिन हो गए अब तो। लेकिन जो वर्कर है वो फ्रेश माइंड होके आता है कि 10 दिन रिलैक्स करके आए हैं। तो इसलिए एक रूल बना, और रूल के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉयर, जितने भी एम्प्लॉयर थे, उस एम्प्लॉयर ने अपने वर्क कल्चर को अच्छा करने के लिए बोला कि भैया देखो, तुम्हारे महीने की 4 छुट्टी तो कंफर्म है, 4 हॉलीडेज तो है ही है। कौन से 4 हॉलीडेज? संडे। कई जगह पे आपको सैटरडे संडे भी मिल जाता है, तो 8 दिन हो गए। 30 दिन में 8 दिन छुट्टी पे, बस 22 दिन काम कर रहे हो। और उसके अंदर भी हमारे हिंदुस्तान में त्योहार इतने सारे, तो टोटल बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती है। फिर भी आपको मालिक बोलता है कि आपको महीने में हम अपनी मर्जी से आप छुट्टी कर लेना, लेकिन बता के करना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर लोगे, बता के करना, उसके हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। इसका मतलब हम आपको अलग से इस फेस्टिवल फेस्टिवल और जो मैंडेटरी संडे वाले, इसको छोड़ के ऑनर क्या करता है आपको, मान लो महीने में आपको, सपोज करो, वो अलाउड कर देता है 2 छुट्टी। आप महीने में 2 छुट्टी ले लीजिए, 6 दिन तो, 4 दिन तो वैसे ही है, 2 दिन किसी दिन भी मत आइए।
लेकिन वो बता के एडजस्टमेंट करके करना होता है। और जो वो 2 दिन छुट्टी करेंगे उसके हम आपके पैसे नहीं काटेंगे, आपको सैलरी देंगे उसके। लेकिन अगर आप 2 से 1 दिन और बढ़ा देंगे महीने में, यानी अगर आपने 3 दिन छुट्टी कर ली, 3 दिन आपने ऑफ ले लिया, तो उस सिचुएशन में 2 दिन का तो आपका माफ था ही, जो 1 दिन आपने एक्स्ट्रा हॉलीडे ले लिया उसका पैसे कट जाएंगे अब आपके। तो इसका मतलब आपका एक पैरामीटर सेट कर देता है हर ऑर्गेनाइजेशन कि भैया साल में हम इतनी छुट्टी देंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि साल में हम 40 छुट्टी देंगे, कोई बोल सकता है साल में हम 20 छुट्टी देंगे, कोई बोल सकता है साल में हम 30 छुट्टी देंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी है। अब जो एम्प्लॉय होता है, आप देखोगे, यकीन मानना, वर्कर ऐसे होते हैं जो कि ओवर टाइम करते हैं कि थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए। तो जो ये छुट्टी उनको मिलता है ना, वो सोचते हैं कि यार घर पे बैठ के क्या फायदा, वो 30 के 4 दिन तो फैक्ट्री बंद है, मजबूरी है, ऑफिस बंद है, मजबूरी है, बाकी के जो 2 दिन है ना वो ऑफिस चले जाते हैं। तो ऑफिस वालों ने बोला था कि भाई 4 दिन और प्लस 2 दिन, यानी तुम मेरे पास 30 में से सिर्फ 24 दिन काम करना, लेकिन उस अगले ने टोटल कितने दिन काम कर दिए, 26 दिन। तो 2 दिन जो उसने काम किया हम उसके उसको अलग से पैसे देंगे एक्स्ट्रा। वैसे तो तुम छुट्टी मार सकते थे लेकिन तुमने नहीं मारा, तो वो 2 दिन के हम तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे, तो तुम्हारी सैलरी जो होगी वो 30 दिन की नहीं मिलेगी, अब 32 दिन की मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन ये हर महीने नहीं होगा, हर महीने नहीं होगा ये। हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे साल का हॉलीडेज कर देते हैं इस तरीके से, पूरे साल का, पूरे साल नौकरी करोगे और साल में एक बार हिसाब किया करेंगे हम। मान लेते हैं साल में आपको हमारे ऑफिस से सपोज करो 30 छुट्टी दी गई कि 30 दिन छुट्टी कर लो, तो बहुत लोग बाग पता है कैसे करते हैं, पूरे साल काम करते हैं और इकट्ठी 30 छुट्टी ले लेते हैं वो, और फिर कहीं अच्छे से वेकेशन वगैरह पे चले जाते हैं टेंशन फ्री होके, और वो 30 दिन के उसको पैसे मिलते हैं। और जो पूरे साल ही काम कर लेता है उसको 12 महीने की सैलरी नहीं मिलती, उसको 13 महीने की सैलरी मिल जाती है। ऐसे सिचुएशन में ये सच्चाई है, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो जो आपने हॉलीडेज अवेल नहीं किया और उसके आपको पैसे मिल गए, उसको बोला जाता है लीव का मतलब छुट्टी, एनकैशमेंट मतलब उसके पैसे आपको मिल गए। सपोज करो 30 दिन की छुट्टी लेनी थी, आपने नहीं ली, उसके आपको पैसे मिल गए, तो उससे बोला गया लीव एनकैशमेंट। गवर्नमेंट का इस पे बड़ा नजर रहता है, बोलता है अच्छा 11 महीने की, 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिली, तो अब हम 13 महीने की सैलरी तुम्हारी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो एज ए सैलरी मिल रहे हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर तो अपना P&L के डेबिट में फट से डाल देगा, वो तो अपना टैक्स कम कर बैठा 30%। तो हम भी अब किससे वसूलेंगे, अब एम्प्लॉय से लेंगे। लेकिन एम्प्लॉय जो होता है ना, वो अपने मन में जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके मन में एक डर बैठता जाता है कि अब कमी सा, अब 60 साल के बाद फिर कहाँ इतने पैसे आएंगे, कहाँ आएंगे। वो 40 साल की उम्र से ही उनको लगने लग जाता है डर, 20 सालों तक के, यार अब रिटायरमेंट हो जाएगा, 10-15 साल बचे हैं, 15 साल के बाद बचे हैं रिटायरमेंट। तो हमेशा देखना, एटलीस्ट 50 साल के जब उम्र में आता है ना, तो बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है सरकारी नौकरी वाला, वो पैसे बचाने लग जाता है और चाहता है कि जब रिटायरमेंट हो तो हमें इतने पैसे मिले कि कुछ मैं कर लूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये जो छुट्टी मिल रही है ना 30, तो अगले साल मैंने बोला ले भाई 13 महीने की सैलरी, बोला नहीं जी नहीं, 12 महीने की सैलरी दो, ये 1 महीने की सैलरी जब मैं मांगूंगा तब देना। तो वो पूरे जब सब काम कर लेता है, जब रिटायरमेंट के टाइम पे आ जाता है वो, तब बोलता है मेरी सारी छुट्टी को काउंट करके फिर एक साथ वो सारे पैसे दे दो मुझे, चाहे उसकी मान लो 10 महीने की सैलरी बन जाए, 50 महीने की सैलरी बन जाए, जैसे भी हो, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है हमारा लीव एनकैशमेंट। तो देखो लीव एनकैशमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो मैंने भैया एक साल साल लेते गए, और एक हो गया जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तब लूंगा। लीव एनकैशमेंट का मतलब समझ में आया क्या होता है लीव एनकैशमेंट, जो हॉलीडेज मुझे मिले थे
उस हॉलीडेज में मैंने काम किए और काम करने के बाद मुझे जो एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो लीव के पैसे मिले मुझे, जो छुट्टी मुझे लेना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया लीव एनकैशमेंट। सर अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यहां पे? इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल रहता है। गवर्नमेंट का रूल है कि हर एक एम्प्लॉयर को 30 दिन मैक्सिमम छुट्टी दे सकता है साल में, उससे कम हो सकता है। 30 से ज्यादा होगा तो फिर गवर्नमेंट बोलता है हम नहीं जानते, फिर तुम तो मतलब अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, वो हम पूरे पे टैक्स लेंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट तो यहां पे दो तरीके के एम्प्लॉय हैं। सर दो तरीके के कौन कौन से? एक तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जिसको आप प्राइवेट जॉब बोल देते हो, उसी की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो लीव एनकैशमेंट दो समय पे कर सकता है। या तो कर सकता है ड्यूरिंग द जॉब, या तो कर सकता है वो ड्यूरिंग द जॉब। अगर ड्यूरिंग द जॉब किया तो ये होगा फुल्ली टैक्सेबल। जैसे मैंने कहा, सरकार ने बोला भैया 30 दिन की एक साल में छुट्टी देंगे, और आपने छुट्टी करी ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 12 महीने की तो सैलरी मिली, एक महीने का बोला कि भैया जो छुट्टी नहीं करी वो भी पैसे लाओ, तो आपने ले लिया। आप रिटायर नहीं हुए, आपने ले लिए वो छुट्टी के पैसे, तो वो कौन से हो गए? ड्यूरिंग द जॉब। अगर ऐसा है और आप सरकारी इंप्लॉई हो तो आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर रिटायरमेंट लेते हो, इफ आफ्टर रिटायरमेंट लेते हो, तो ऐसे सिचुएशन में फुल्ली एग्जेम्प्ट। हर किसी को ये वर्ड पता है फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, भैया टैक्स देना ही नहीं है इस पे, खत्म। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपके केस में दो बातें हो सकती हैं। एक हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट जाते हो तो आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ, इसमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव। पॉइंट नंबर 2, 10 में एवरेज सैलरी। पॉइंट नंबर 3, अनयूज्ड डिवाइडेड बाय 30 में एवरेज सैलरी। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन है, हर जगह आपने देखे 3-3 होते थे ज्यादा, 3 में से कोई चूज करो, तो एक अकेला यही है जहां पे हमें 4 में से एक कोई चूज करना।
ठीक है ना, चार में से एक चूज करना है। जब चार में से एक चूज करना, भी समझेंगे इसको। अगर आप ड्यूरिंग जॉब लेते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपका होगा फुल्ली टैक्सेबल। सर एवरेज सैलरी का मतलब है एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 10 month of salary on the basis of 10 month salary, on the basis of 10 month salary। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस में डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का और प्लस परसेंटेज कमीशन। अब यहां पे सैलरी जो होगा रिटायरमेंट के बाद, जिस दिन रिटायर हुआ है उसी दिन से काउंट होगा। मतलब सर एग्जाम्पल, यहां पे सैलरी कैसे लिया जाएगा। अगर मान लो आप 1 जनवरी को रिटायर होते हो, 1/1/2024 को रिटायर हुए, तो आपके पिछले 10 महीने काउंट होंगे। यानी काउंट होगा पिछले, अगर 10 महीने में जाएं तो जनवरी फरवरी, 1 मार्च 2023 से लेके 31/12/2023 तक। अगर आप रिटायर होते हो, मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ज्यादा समझ में आएगा, 31/1/2024, तो आपका काउंटिंग होगा 1/4/2023 से लेके 31/1/2024 तक। यानी जिस महीने रिटायर हुए हो ना, वो महीना भी कंसिडर किया जाए। जबकि इससे पहले एक टॉपिक किया था ग्रेजुएटी, तो उसमें था कि जिस महीने रिटायर हुए हो उस महीने को छोड़ दो, उससे पिछले महीने लास्ट ड्रॉन सैलरी था वहां। यहां पे उसमें फर्क है थोड़ा सा एवरेज निकालते टाइम पे। अब यहां पे हमें क्या समझना है सर, एक पॉइंट है जो कि बड़ा मेरे दिमाग में खटक रहा है, अनयूज्ड। एक्चुअल रिसीव भी पता चल गया, एवरेज सैलरी करते आए हैं, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए। पहले पुरानी बुक जिनके पास होगी ना, ये मैक्सिमम लिमिट 3 लाख हुआ करता था। 1/4/2023 में अमेंडमेंट आया, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। पहले कितना हुआ करता था, 3 लाख। तो जिनके पास पुरानी बुक वगैरह होगी उनको 3 लाख दिखेगा, तो वो परेशान नहीं होना, रिवाइज है ये 25 लाख। अब सर अनयूज क्या होता है। जैसे मान लो आपने नौकरी किया 20 साल, आपने जॉब किया 20 ईयर, और वहां के एम्प्लॉयर ने बोला कि भैया तेरे को साल में 30 दिन देंगे। तेरे को कितने देंगे साल में, 30 दिन छुट्टी देंगे, यानी 1 महीना। 1 महीने में आपको 31 दिन नहीं मानना, 29 दिन नहीं मानना, 30 दिन मानना है। 30 दिन देंगे। आपने 15 साल जॉब किया, जिसमें से आपने यूज कर लिया इस हॉलीडेज में से, सपोज करो 100 दिन। मतलब 100 दिन आपने छुट्टी ले ली पूरे अपने जीवन में। आपको सबसे पहले आपको टोटल मिला कितना होगा, तो आप कैलकुलेट करोगे सर, जो टोटल मिला होगा वो 15 साल में हर साल 30 के हिसाब से मिले होंगे मुझे 450 छुट्टी। यही मिले होंगे ना, जिसमें से आपने यूज कर लिया 100 छुट्टी, आपने मतलब नहीं गए, घर पे रह गए पूरे 15 साल में, तो आपके 350 छुट्टी के आपको पैसे मिले होंगे। ये हो गया अनयूज।
या फिर अनअवेल्ड भी बोल देते हैं। जब हम यूज करते हैं ना उसको अवेल्ड भी बोल देते हैं, और जो यूज नहीं करते उसको अनअवेल्ड भी बोल देते हैं। तो यहां पे ये जो निकला 350, ये क्या है हमारा अनयूज्ड। ये जो मैंने फॉर्मूले में लिखा है जहां पे मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे अनयूज्ड, वो ऐसे निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे एग्जांपल में पूछता हूं। और मान लो 30 दिन की छुट्टी मानते हैं, 15 ईयर का जॉब है, और मैंने यूज किया 4 मंथ। 4 मंथ क्या कर लिया मैंने, और मेरा अनयूज बताओ, मेरा अनयूज बताइए फटाफट से, देखते हैं कौन निकालते हैं। न्यू स्टूडेंट शुड आई अटेंड, आप अटेंड कर सकते हो लेकिन पहले बेसिक करना पड़ेगा। पवित्रा, अनयूज निकाल के बताइए जितने बच्चे लाइव में देख रहे हैं। बच्चे ने बताया 11 महीने। देखो आंसर देखो, एक बच्चे का आ गया सर 11 महीने, और कुछ बच्चों ने आंसर दिया सर 330 दिन। इसका मतलब दोनों ही स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसने 11 मंथ बताया और जिसने 330 दिन बताया। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप कोशिश करिएगा हमेशा अपने आंसर को डेज में बताने की, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि वहां पे हमें डेज लिखना है। अनयूज्ड डेज है वो, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, डेज लिखना पड़ेगा। चलिए नोट नंबर 2, एज पर रूल only 30 days allowed in a year। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन पूरे साल के अंदर हॉलीडेज अलाउड है। सर इसको समझाइए। मान लिया जाए अब आपका जो एम्प्लॉयर है आपके ऊपर मेहरबान है, आपको बोलता है भैया हम तो 40 दिन की छुट्टी देंगे, और आपने जॉब किया मान लेते हैं 15 साल। आपने जॉब कितना किया, 15 साल, और आपने जो यूज करा मान लेते हैं वो 4 मंथ। 4 मंथ बोले तो बताओ डेज में कितने होंगे, 4 मंथ में बताओ डेज में कितने होंगे, हैं 120 दिन। ऐसा मत समझना 40 से मल्टीप्लाई करें, मैंने बोला महीने में 30 दिन होंगे, जब मैं महीने बोलूं ना तो 30 दिन होंगे आपके, 120 दिन। अब देखते हैं यहां पे निकालना हमें अनयूज्ड है। तो अगर हम टोटल हॉलीडेज लें तो हालांकि टोटल हॉलीडेज तो बनता है 15 × में 40, दैट इज 600। गवर्नमेंट बोलती है ये नहीं चलेगा, हमने बोला है 30 मैक्सिमम है, मतलब हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई साहब। हम अपने अलग कैलकुलेशन निकालेंगे एज पर गवर्नमेंट। तो जो टोटल माना जाएगा उस केस में टोटल माना जाएगा 15 × में गवर्नमेंट ने 30 मैक्सिमम बोल रखा है, तो 30 तो कितने होंगे 450, जिसमें से यूज कर बैठे हैं 120। तो अब निकलेगा अन यूज, दैट इज हमारा कितना हो गया
330। यानी अगर 30 से ऊपर गए ना डेज में तो गवर्नमेंट बोलता है तुमने क्या टोटल था नहीं था ये मतलब नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम करें। कहाँ की? चार नंबर यहीं देखे जाना। समझे? और एग्जाम्पल बताऊं? बच्चा यहीं परेशान होता है। मैंने कहा एम्प्लॉयर ने आपको 50 दिन दे रखे हैं और आपने जॉब जो किया वो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर होता है जॉब। अगर 11 साल 3 महीने है तो भूल जाओ 3 महीने, 11 साल 9 महीने है तो 9 महीने भूल जाओ, 11 साल ही होगा। जॉब आपने किया 20 साल और आपने यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल 200 दिन, और जो अनयूज्ड है सपोज करो 200 दिन यूज कर लिया 1000, तो 800 दिन अनयूज। अब क्या करें? अब ये जो अनयूज बता रहा है ये तो अपने हिसाब से बता रहा है, लेकिन लॉ कहता है कि भैया तुम्हें तो 30 दिन के हिसाब से निकालना चाहिए। तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे कुछ ऐसे करेंगे कि जो टोटल होगा वो टोटल कितना होगा, 20 × में 30 यानी 600, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, यूज्ड कर देंगे दैट इज 200, तो 400 बचेगा अनयूज्ड। गवर्नमेंट ने या फिर ये रूल क्यों ऐसा लग रहा है जब सवाल में खुद ही कह रहा था अनयूज्ड ये, तो 800 क्यों नहीं ले रहे? 800 जब लेंगे ना तो इससे क्या होगा, जब 800 जब लेंगे तो इससे क्या होगा हमारा कि अनयूज डिवाइडेड बाय 30 है। अनयूज डिवाइडेड बाय, अपर हिस्सा जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट निकल के आएगा इधर, और जितना ज्यादा अमाउंट निकल के आएगा लोअर में सबसे जो होगा, हमेशा यही आता है, तो वो अमाउंट बढ़ के एग्जम्पशन मिल जाएगा उसको। तो इसलिए ये रूल के हिसाब से है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें और क्लियरिटी मिल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लें। मान लो कि एम्प्लॉयर जो है आपको 25 दिन दे रहा है साल में, छुट्टी कितनी दे रहा है, 25 दिन। आपने जॉब किया 20 साल और आपका यूज्ड है 200 दिन और अनयूज्ड है 300 दिन। अब अनयूज्ड कितना होगा? क्या आप 30 दिन से ऊपर मिल रहा है आपको साल में? 30 से कम ही मिल रहा है, तो जो अनयूज्ड दे रखा है यही सही है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब करके भी देखोगे तो यही आएगा। देखो आपका 25 दिन और 20 साल कितने हो गए, 500, माइनस कर दो इसमें से कौन सा, यूज्ड कितने, 200, तो अनयूज्ड कितने आए, वही आ गया। तो अगर 30 दिन या उससे कम के डेटा में अगर अनयूज दे रखा हो आपको तो आपको चिंता ही नहीं करनी, वही आंसर है, उसी के हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन अगर उससे कम या ज्यादा, उससे 30 दिन से ज्यादा है, तब ये टोटल वोटल करके दोबारा से निकालना। क्या यहां तक आपको समझ में आई बात? आपको अगर ये समझ में आया तो एक सवाल मैं दूंगा आपको, आप मुझे अनयूज निकाल के दिखाइएगा। ये रहा आपके सामने सवाल। कहता है ई एम्प्लॉय एक्स वाई जेड, तो प्राइवेट कंपनी है, रिटायरमेंट 30/11/2023, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव 14,40,000। तो जो रिसीव किया इसने 14,40,000 का लीव एनकैशमेंट रिसीव किया। उस टाइम पे जो सैलरी हुआ करता था वो 90,000 रुपए पर मंथ था, और समय इसने बिताया 20 साल 8 महीने। तो आपको कितने साल लेने हैं, 20 साल। 8 महीने का कोई लेना देना नहीं है।
लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का मतलब उसने जो भी लीव पैसा मिला उसको वो दे रखा है, तो इसका मतलब यही ऊपर वाली बात रिपीट कर दी इसने, ऊपर बोला और वही बाद में बोला। लीव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब है यहां यूज्ड, यूज करें उसने 14 महीने। कोई बच्चा दिन में बता सकता है कितने यूज करे होंगे इसने? 14 इंटू में 30, 420। और यहां कह दिया कि बैलेंस अनयूज कर लिया उसने कितने? 16 महीने। तो अनयूज 16 महीने हम ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि पहले साल में कितनी हॉलीडेज दे रहा है ये। कहता है एवरेज सैलरी फेब टू नवंबर की दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें एवरेज सैलरी मिल गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लीव एंटाइटल, लीव एंड जो उसे मिलता है वो कितना मिलता है, वो कहता है कि 1.5 महीना उसे लीव मिलता है, और लिखने में मत समझ लेना 11/2 है, 1.5 महीना है वो। इसका मतलब साल का जो हर साल 1.5 महीने को अगर डेज में बदलें तो कितने दिन बनते हैं? 45 दिन। कंपनी कहती है भैया हम तो 45 दिन देते हैं, तो उसको यूज भी दे दिया, अनयूज भी दे दिया। आप बताइए अनयूज क्या हमारा यही 16 महीने होंगे या कुछ और होंगे? आप जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करके बताइए मुझे, अनयूज वाला हिस्सा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए बस, हम जल्दी से फटाफट। 25, देखो 30 से कम होगा तो वही लेना है, और 30 से ज्यादा हुआ तो 30 ही लेना है। नेहा ने बोला सर 180 दिन होंगे। हाँ, अनअवेल्ड या अनयूज्ड, जिस जो मैं यूज करने वाला हूं। अंजलि का भी जवाब है 180। अर्नब भी 180। आपका क्या है? और जितने स्टूडेंट हैं सभी बताइए। तो 180 आ रहा है, चलिए कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन देखते हैं कि भैया सबसे पहले 45 है तो तेरी गणित सारी खराब। अब जो टोटल निकालेंगे वो टोटल कितना होगा भैया? टोटल होगा हमारा 30 इंटू में 20 ईयर, तो यानी 600 दिन। माइनस कर दो यूज्ड, यूज्ड हमें दे रखा है कितने महीने यूज कर चुके हैं, अवेल कर चुके हैं 14 महीने, तो 14 इंटू में 30, 420। तो बच्चे कितने? 180, ये अनयूज्ड होगा। और जो आप बता रहे हो अनयूज ये वाला एग्जामिनर, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये अनयूज तब काम का हो जाता हमारे लिए अगर आपका महीने यानी साल की छुट्टी 30 दिन होता, 25 दिन होता, 22 दिन होता, यानी 30 दिन या उससे कम होता हमारा। ठीक है, तो अब यहां पे इसने बोला कि कितना टैक्सेबल होगा, तो सबसे पहले एग्जामेशन निकाल लेते हैं। एक्चुअल रिसीव हो गया। रूल क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव। दैट इज 14,40,000। रूल नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट। बताओ कितना है इसमें मैक्सिमम लिमिट? 25 लाख मैक्सिमम लिमिट है, 25 लाख। पॉइंट नंबर 3, क्या बताया था? 10 इंटू में एवरेज सैलरी। तो 10 इंटू में एवरेज सैलरी निकालोगे तो एवरेज सैलरी दे रखा है 88,000, तो ये आ गया 8,80,000। पॉइंट नंबर 4, अनयूज्ड डिवाइडेड बाय 30 इंटू में एवरेज सैलरी। तो अनयूज्ड कितना है हमारा? 4, कि 180 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 88, कितने बन गए? कितने बन गए? 5,68,000।
28,000। अब जो तीनों में से कम आपको समझ में आता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है तीनों में से कम? 5,00,000, 14 भी ज्यादा है, 25 भी ज्यादा, 8 भी ज्यादा, 5 28। तो टैक्सेबल लीव, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट टोटल 14,40,000 माइनस में 5,28,000 इज इक्वल टू, बताइए क्या है? 9,1। ये पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आपकी किताब का ही क्वेश्चन मैं सारा करवा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो आपने 180 डेज बताया है ना, ये बच्चों को बड़ा परेशानी होता था निकालने में, बड़ा परेशानी। वो बोलते थे कैसे निकाला, नहीं निकाला। इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल में अपना थोड़ा समय लगाया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा ये तो कॉमन चीजें हैं। हाँ, 10 एक्स्ट्रा, अच्छा। 41 है आपके बुक में भी, 41 ही है ना? हाँ, ठीक कर दिया मैंने। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया कैसे करना था ये? इसमें मजे की बात है, एवरेज सैलरी दे रखी थी आपको। अगर एवरेज सैलरी ना दे आपको तो आपको निकालना, और उसमें इंक्रीमेंट लग जाए तब तो और आफत आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि इंक्रीमेंट लग जाता है तो सारी कैलकुलेशन हो जाती है।